तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। तो अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरी क्लास में स्ट्राइक या किसी तरीके का कुछ गलती करके आप मुझे रोक पाएंगे, तो ये आपकी गलती है। आपको क्या लगता है कि आप पूरा कंटेंट अपना चलाएंगे और कोई अगर उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेगा तो आप उसके चैनल ना चल जाए, इस वजह से आप डर करके ये चीज़ें कर रहे हैं। तो कोई ना, फिर से आप करिए और फिर से मैं क्लास को शूट करूँगा। मेरे पास भी फ्री टाइम है बहुत, पूरी रात मेरी होती है, निशाचर आदमी हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी से। पूरा अब उससे भी जल्दी मैं इस कंटेंट को ख़त्म करूँगा। जिस क्लास को अभी थोड़ी देर पहले क्लास चल रही थी किसी वजह से, वो क्लास खैर जो भी हुआ, लेकिन चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैं आपको पढ़ा रहा था। यूरोपीय शक्तियों का भारत में कैसे आगमन होता है। अब मैं बहुत तेज़ करवाऊँगा, जितना ज़्यादा फास्ट से फास्ट मैं समझा सकता हूँ। आपको अपना दिमाग खोल कर रखना है, चीज़ों को समझना है बस। 15वीं शताब्दी की बात हो रही है। 1453 ईस्वी में भारत और यूरोप के मध्य में जो व्यापार होता था, इसका बीच में जो मार्ग था, ये रास्ता है आने जाने का, ऐसा मानो आप। भारत और यूरोप के बीच का एक रास्ता है जिससे व्यापार होगा। इस रास्ते के बीच में एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है कस्तस्तूनिया। इस जगह से होकर जा रहा, लेकिन यहाँ पे अगर तुर्क अपना वर्चस्व बना लेंगे। अब आप अपने दिमाग से सोचो, यहाँ पे तुर्कों ने अपना वर्चस्व बनाया, मान लेके यहाँ से कोई जाएगा, यहाँ लूटा जाएगा, इधर से जाएगा तो यहाँ लूटा जाएगा। तो अब ये वाला रास्ता एक तरीके से ब्लॉक हो गया। अब अगर पुर्तगाली भारत में, यूरोपी भारत में अगर किसी तरीके से आना चाहेंगे तो उनको कौन सा मार्ग चाहिए, कोई दूसरा मार्ग चाहिए। इसी चक्कर में अब याद रखिएगा डायरेक्ट भैया, इससे भारत और यूरोप के बीच में व्यापार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और भारत में पुर्तगालियों के आगमन की जो शुरुआत होगी वो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का एक नाविक है जो आएगा भारत में। नाविक मतलब नाव से आता है वो, और वो क्या करेगा, रास्ता खोजेगा भारत से और अपने जो है यूरोप पुर्तगाल से भारत के लिए। ठीक है, बात को याद रखिएगा। अब ये भारत आएगा, भारत में केप ऑफ गुड होप से आकर के फिर कालीकट में आएगा। कालीकट में उस समय राजा मिजोरिम है, पूछा जाए तो बताइएगा। मिजोरिम के बाद याद रखेंगे, ये भारत से जो भी मसाले वसाले हैं वो लेकर के यहाँ से जाएगा और उनको 60 गुना अधिक प्रॉफिट पर जा करके वहाँ पे क्या करेगा, सेल करेगा, बेचेगा। अब देखो, एक बार अगर कोई चीज़ लेके गया, उसको पता है यार प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो रहा, तो कन्फर्म है दोबारा फिर से कोई ना कोई आएगा। 1505 में याद रखेंगे कि उस समय फ्रांसिस दी अल्मीडा आएगा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है जो भारत आया। पूछा जाए, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया, फ्रांसिस दी अल्मीडा, पहला इंसान जिसने भारत में एक ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको बोलते हैं नीले जल की पॉलिसी। नीले जल का एक नियम इसने अधिनियम पारित किया। उसमें यह था कि अगर कोई भी व्यापार करता है जलीय या समुद्री मार्ग से, उसको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसने अपने आप को समुद्र का राजा समझ लिया था, आप ये मान के चलो। आगे अगर हम बात करते हैं अल्बुकर्क की, तो अल्बुकर्क मेरे भाई भारत आएगा और ये भारत में आने के बाद भारत में पहला वायसराय बनेगा कि पुर्तगालियों का। क्या बनेगा? पुर्तगालियों का वायसराय। अल्बुकर्क की एक बात और याद रखिएगा कि 1510 में बीजापुर का जो उस समय एक सुल्तान है जिसका नाम मिलेगा यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम मिलेगा? यूसुफ आदिल शाह। इससे गोवा जीत लेता है। क्या कर देता है? गोवा को जीत लेता है। याद रहेगी ये बातें, बोलोगे हाँ बढ़िया याद रहेंगी। पहली इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ डाली? कोचीन में। कब? 1503 में डालेंगे। 1503 का एक आंकड़ा याद रखना। 1503 में ये डालेंगे, 1603 में मेरे भाई अंग्रेज़ डालेंगे, 1602 में डच डालेंगे। और अंग्रेज़ आएंगे पहले, लेकिन फैक्ट्री पहले डच डालेंगे। इस बात को भी याद रखना। माइंड में एक छोटा सा माइंड मैप आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, कोई समस्या किसी भाई बहन को जल्दी से बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात एकदम समझ में आ रही है। आगे अगर हम बात करें, अल्मीडा की बात करते हैं, तो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की, मैंने आपको बता दिया, यानी समुद्र का स्वामी खुद को समझने लगा। तंबाकू किसने स्टार्ट किया है? आलू प्रिंटिंग प्रेस आदि का प्रारंभ पुर्तगालियों के समय से होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। अब जल्दी से बताओ एक बार क्या पढ़ा? 1498 में कौन आया था? 1505 में कौन आया था? 1510 में क्या हुआ था? जल्दी से बताओ। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से। गोवा किसने जीता? अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में। 1505 में कौन आया? 1498 में वास्को डिगामा आता है। कहाँ आता है? कालीकट आता है। वहाँ पे राजा कौन था? मिजोरिम था। केप ऑफ गुड होप का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको भैया और क्या याद रखना है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी बोलो। 1505 में क्या हुआ? 1505 में फ्रांसिस दी अल्मीडा आया। जो पहला फ्रांसिस दी अल्मीडा मेरे भाई कौन था? गवर्नर था पुर्तगालियों का, याद रहेगा। भारत में आकर के वायसराय कौन बना था? अल्बुकर्क बना था। अल्बुकर्क ने क्या किया? बीजापुर के राजा जो यूसुफ आदिल शाह था, उससे क्या किया? गोवा जीता। सारी माइंड मैप में एकदम चीज़ों को ऐसे रट लो कि तुम दिमाग से तुम्हारी तो छप जानी चाहिए, उतरनी नहीं चाहिए दोबारा ये बातें। जल्दी से बताओ। ब्लू वाटर पॉलिसी समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलोगे ठीक है भैया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल एक डेट याद रखनी है, महारानी एलिजाबेथ जो हैं वो 31 दिसंबर
1600 ईस्वी में एक अधिकार पत्र जो व्यापार के लिए था उसे साइन करती हैं, और व्यापार पत्र जो था ये 15 वर्षों के लिए अंग्रेजों से बोला कि यार एक काम करते हो, भारत में आप अगर व्यापार करोगे तो 15 वर्षों के लिए आप भारत में व्यापार कर सकते हो। बात बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को। तो 15 वर्षों के लिए सिग्नेचर किया जो इंग्लैंड की महारानी है कौन, एलिजाबेथ ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कहाँ के थे, बोलोगे भैया कहाँ के थे, ब्रिटेन और इंग्लैंड साइड के थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डच कहाँ के थे, डच हॉलैंड के थे। फ्रांसीसी फ्रांस के थे, बाकी तो सारे नाम से ही पता चल जाते, पुर्तगाली पुर्तगाल के थे। अब देखो जब पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था, उसका नाम था रेड ड्रैगन। नाम क्या मिलता है, रेड ड्रैगन, जिससे अंग्रेज भारत आए थे। और भैया याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस उस जहाज का कैप्टन था। कौन था, उस जहाज का कैप्टन था हॉकिंस। हालांकि अपने राजा जो होते हैं उस समय के राजा से पूछ करके उनसे उनके आदेश से कहाँ, जहांगीर के दरबार में जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो पहले हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित कर देते हैं। सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित कर देते हैं। साथ ही साथ अगर हम याद करें कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जाता है व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए। और याद रखिएगा टॉमस रो जो है लगभग 2 से 3 साल तक अच्छा व्यवहार रखता है मुगल में खुर्रम के साथ और जहांगीर के साथ बढ़िया पकड़ अपनी बना के रखता है, व्यवहार अच्छा बना के रखता है। इस बात को भी याद रखेंगे भैया कि 1640 ईस्वी में मद्रास से और 1662 में बम्बई को, जो बम्बई था वो उसमें अपना इसने वर्चस्व बना दिया। एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, यहाँ मैं आपको साइड में समझा देता हूँ कि एक पुर्तगाली जो है, कौन है, पुर्तगालियों की एक महारानी है या महाराजा की बेटी जो है महारानी हुई, उसका नाम मिलता है मेरे भाई कैथरीन डी ब्रेगेंजा। ठीक है, कैथरीन डी ब्रेगेंजा मिलती है। और इसकी शादी किससे होती है, इसकी शादी होती है चार्ल्स सेकंड से। इसकी शादी होती है चार्ल्स सेकंड से। ये कौन है, ये है इंग्लैंड के राजा, और ये कौन है, ये है पुर्तगालियों की महारानी। दोनों की अगर शादी होगी तो ये पुर्तगाली कुछ ना कुछ दहेज देंगे। ये दहेज में इनको क्या दे देते हैं, 1662 में ये इनको बम्बई दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बम्बई क्या दे दिया इनको, दहेज में दे दिया। यानी सोचो तुम, एक इंसान जो भारत में क्या आया है, व्यापार करने, गिफ्ट एक दूसरे को किसकी चीज़ें कर रहा है, भारतीयों की ही चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट में दे रहा है। बम्बई देने का अधिकार इनका कुछ है, ये तो खुद ही दूसरों के टुकड़ों पे पलने आए थे। ठीक है, लेकिन देख रहे हो क्या चल रहा है, अपने यहाँ यही चलता है, बाहर ही आके मौज काटते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना। आगे अगर हम बात करें तो पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रेगेंजा, इनकी शादी राजकुमार जो है इंग्लैंड के कौन, चार्ल्स सेकंड से होगी। और जो 1662 में है इनको बॉम्बे जो है दहेज में दे दिया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। भारत में डच लोगों का आगमन सीधे पढ़ेंगे भैया। अब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन में जितनी चीज़ें पढ़ी, अगर आपसे मैं जल्दी पूछूं आप बता दोगे, बोलोगे भैया बिल्कुल बता देंगे। 1613 ईस्वी में इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि 1662 ईस्वी में बम्बई जो था वो उनको दहेज में दे दिया गया। कैथरीन डी ब्रेगेंजा की शादी हुई थी, किससे हुई थी, चार्ल्स सेकंड से हुई थी। और भैया क्या पढ़ा, एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को साइन किया था अधिकार पत्र पे। उसके बाद भैया हॉकिंस नाम का एक पहले कैप्टन आया था, रेड ड्रैगन नाम का जहाज था, इससे ये हॉकिंस आया था। हॉकिंस पहले जहांगीर के दरबार में गया था। भैया और क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कि फिर भैया टॉमस रो जो आया था, सर टॉमस रो जो आया था, ये भी मेरे भाई कहाँ गया था, व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में गया था। पूरी बात कंप्लीट, एकदम बढ़िया रिवीजन हो गया। बोलो कि हाँ भैया 2 चीज़ें बिल्कुल पता चल गई। चाहे पुर्तगाली हमसे कोई पूछ ले, हम सारा बता देंगे कि कब वास्को डी गामा आया, कब अल्बुकर्क आया, कल अल्मीड़ा आया, अल्मीड़ा कौन था, अल्बुकर्क कौन था, बीजापुर का राजा कौन था, यूसुफ आदिल शाह से किसने गोवा को जीता। एक एक चीज़ मैं दिमाग में तुम्हारी छपवा दूंगा। 4 बार क्लास को देखो, तुम्हें रट जाएगी पूरी क्लास। ठीक है, तुम एक बार देखो, अपने नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ो। क्लास को 10 बार मत देखो, एक बार नोट्स बनाओ कायदे से। मैं मुझसे फास्ट कोई भाई करवाएगा नहीं पूरे यूट्यूब पे, तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूँ। फास्ट से फास्ट रिवीजन लो। डच की बात करते हैं। डच कहाँ के निवासी हैं, हॉलैंड के निवासी। EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहाँ के थे, लंदन के यानी ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। बात समझ में आ गई। मलाया द्वीप से ये लोग आते हैं। केप ऑफ गुड होप जो मैंने आपको वास्को डी गामा के टाइम बताया, यहाँ से भारत में ये प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे 1596 में प्रथम डच जो भारत आया, पूछा जा सकता है, नाम है कार्नेलियस दे हस्तमान। क्या नाम है, कार्नेलियस दे हस्तमान। साथ ही साथ याद रखेंगे कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये डचों की। ठीक है, आए बाद में है, स्थापना पहले की है। उन लोगों ने अपनी 1613 में पहली कोठी डाली है, लेकिन इन्होंने भैया कब कर दी है, 1602 ईस्वी में ही अपनी स्थापना जो है कर दी है। साथ ही साथ याद रखेंगे 1759 में डचों का पतन होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों से इनका संघर्ष हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा वेदरा का युद्ध।
वेदरा है, ठीक है। फिर वेदरा का युद्ध हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डच हैं इनकी मुंह की लात खाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे डच। यहाँ से क्या होंगे, डचों का जैसे आगमन हुआ था वैसे भागमन हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएंगे ये सब। दिमाग में आ गया, पूरी तरीके सारी चीज़ें समझ में आ गई। जल्दी से नीचे आओ। अब हम बात करेंगे भारत में फ्रांसीसी आएंगे। कौन आएंगे, फ्रांसीसी। पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। फिर कौन आए, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज। फिर कौन आए, डच। अब कौन आए, फ्रांसीसी। याद रखोगे एक पैटर्न यही वाला तुम्हारे में चल रहा है, बस इतना ही तुमको पढ़ना है। इससे ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं पालनी है मेरे भाई, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना भैया। फ्रांसीसियों की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी में 1664 ईस्वी में एंट्री होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोग अपनी खोल देंगे आके। अपनी कोठी जो है ये सूरत में डालेंगे, मसूलीपट्टनम में डालेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा फ्रांसीसी गवर्नर है जिसका नाम है डुप्ले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान है, इसका आपको आगे पता चलेगा कि सहायक संधि स्टार्ट यही करता है, ठीक है। लेकिन उसका जनक किसे कहा जाता है ये आगे पढ़ेंगे, इसको नहीं बोलेंगे हम वहाँ पे। एक तरीका मैं आपको समझाऊंगा अभी चीज़ों वहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़िएगा थोड़ी देर बाद। ये अपना राज्य मेरे भाई स्थापित करना चाहता है, जो सभी करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई राज्य अपना स्थापित करेगा तो अंग्रेज़ों के रास्ते का रोड़ा वो बन जाएगा। 99% ऑरा था इन लोगों का। अब ये अपना ऑरा जमाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इनका 3 तरीके का युद्ध होगा यहाँ पे। कितना युद्ध, 3। वैसे होंगे 4 युद्ध, लेकिन आपको 3 समझने हैं। पहला इनका कर्नाटक फर्स्ट, फिर इनका कर्नाटक सेकंड, फिर इनका कर्नाटक थर्ड। कर्नाटक थर्ड पेरिस की संधि से रुकेगा, कर्नाटक सेकंड मेरे भाई ऐसे, और एक्सला चैपल जो है फर्स्ट संधि से कर्नाटक फर्स्ट रुक जाएगा। 46-48 होगा, 48 से मेरे भाई ये स्टार्ट होगा 54 तक, फिर 58 से 63 तक। उसके बाद अंतिम युद्ध इनका वांडीवास का युद्ध होगा, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व बनाएगी और यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा, फ्रांसीसियों को हराएगी और फ्रांसीसी भाग जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक फर्स्ट युद्ध होता है मेरे भाई 1746-48 के बीच में। एक्सला चैपल नाम की संधि होती है और मद्रास वापस ले लिया जाता है। कर्नाटक सेकंड की अगर बात करते हैं तो 1749 से 54 के बीच में होता है, पांडिचेरी की संधि हो जाती है। कर्नाटक थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे पेरिस की संधि हो जाएगी और ये 1758 से 63 के मध्य होगा। साथ ही साथ लास्ट युद्ध की बात करेंगे तो 1760 ईस्वी में मेरे भाई वांडीवास का युद्ध होगा। ब्रिटिश वर्चस्व कायम हो जाएगा और फ्रांसीसी जो है भाग जाएंगे। जिस तरीके वेदरा के युद्ध से कौन भगा था, डच भगे थे। याद रखना इस बात को, सारी बातें पुरानी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। 1760 ईस्वी में पूछा जा सकता है कि वांडीवास में फ्रांसीसी हारे जब, तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, सर आयर कूट ने किया। क्या याद रखोगे, बोलोगे भैया एक बार और लिखेंगे तो याद रहेगा, सर आयर कूट, सर आयर कूट ने किया। बात करेंगे प्लासी के युद्ध की, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। अलीवर्दी खान नाम का एक इंसान होगा जो पहले नवाब होगा मेरे भाई बंगाल का। उसके बाद उसका नाती जो है वो बनता है, सिराजुद्दौला नाम है जिसका ये है। इसके साथ मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी कैप्टन आता है, एक तरीके से अंग्रेज की तरफ से होता है, नेतृत्व करता है उनकी सेना का। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में एक युद्ध हो जाता है। इन दोनों के मध्य में एक युद्ध हो जाता है जिसे हम बोलते हैं, कौन सा युद्ध बोलोगे भैया, प्लासी का युद्ध। याद रखोगे 1757 में हुआ, आपको सन याद रखना है। अब सिराजुद्दौला मेरे भाई यहाँ पे हार जाएगा। हारने का एक रीजन है, इसका एक सेनापति होगा जिसका नाम होगा मीर जाफ़र, मीर जाफ़र। अब ये इतना भाई हरामखोर होता है कि अंग्रेज़ों का साथ दे देता है, सिर्फ इतने चक्कर में कि यार अभी आजकल के अगर सिराजुद्दौला जो है वो हार जाएगा तो फिर इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा। भैया क्या फ़ायदा हो जाएगा कि हमें उससे भैया ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब मीर जाफ़र यहाँ पे सिराजुद्दौला हटेगा तो मुझे उसकी जगह बंगाल का गवर्नर बना दिया जाएगा। बात होती भी सेम तरीके से है। यहाँ पे ये इसको धोखा देगा, मीर जाफ़र को वहाँ का जो है सेनापति जो होगा, जो यानी जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने क्या किया, बंगाल का गवर्नर बना दिया, सॉरी बंगाल का नवाब बना दिया। गवर्नर आप नहीं बनाए भी, नवाब, नवाब शब्द याद रखिएगा, नवाब बना दिया। लेकिन देखो इसको नवाब ज़्यादा दिन नहीं रखा था, इसको नवाब बनाया। उसके बाद फिर याद रखना ये बात हो रही थी 1757 की, 3 साल बाद 1760 में नवाब किसको बना दिया जाता है, मीर कासिम को, मीर कासिम को। अब हर मीर नाम टाइप का लोग जो होते हैं वो ऐसे नहीं कि सब धोखा ही देंगे। देखो ये मीर और ये भी मीर है, लेकिन ये मीर थोड़ा सा अमीर निकला। कैसा निकला भैया, इसने भैया क्या काम किया, इसने कहा कि जो मुर्शिदाबाद में हम लोगों की राजधानी है मुर्शिदाबाद, उसको वहाँ से उठा के मुंगेर ले आया। कहाँ ले आया, बिहार के मुंगेर में, मुंगेर राजधानी लाया। अपने तरीके से चीज़ों को कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव की सुन ही नहीं रहा था कोई बातें। रॉबर्ट क्लाइव को टेंशन होने लगी, इसने वापस से मेरे भाई मीर जाफ़र को क्या कर दिया, आप बोलोगे वापस से मीर जाफ़र को। देखो मीर जाफ़र जो था इसको नवाब बनाया, फिर 1760 में मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये थोड़ा सा बढ़िया आदमी था, अपने मन की चीज़ें करने लगा। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया, जिसके कारण मेरे भाई अंग्रेज़ों ने पुनः इसकी किलेबंदी करवा दी और फिर से किसे बना दिया, मीर जाफ़र, यानी वो जो पहले एक बार
धोखा कर चुका था, किसके साथ में, बंगाल के नवाब के साथ में, सिराजुद्दौला के साथ में। उसी को इसने क्या कर दिया, अंग्रेज ने फिर से नवाब बना दिया। अब याद रखिएगा, जब ये नवाब बना दिया गया, मीर कासिम को फर्जी हटा दिया बिना बताए, किलेबंदी भी करवा दी। इंसान का मूड तो ख़राब होता ही है। ये जोश में चला गया, इसने 1v1 कर दिया जाके, किससे, मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव की सेना के साथ 1v1 किया। तो भैया मुँह की इनको खानी पड़ी, क्योंकि अकेला तो जीत नहीं पाएगा। जब ये अकेला जीत नहीं पाया तो इसने अवध में जा करके अवध के नवाब से शरण ले ली, अवध के नवाब की शरण ले ली। तो जो अगला युद्ध हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, यानी 1764 ईस्वी में, वो याद रखेंगे। अवध का नरेश होगा, उसमें सुजाउद्दौला जो होगा, उसके बाद मीर कासिम होगा, उसके बाद मुग़ल बादशाह होगा जो शाह आलम था सेकंड, वो शाह आलम सेकंड था मेरे भाई, ठीक है, शाह आलम सेकंड, और अंग्रेज, इन सब के साथ में भीषण युद्ध होगा। अब ये युद्ध किस पे रुकेगा, बोलोगे भैया इलाहाबाद की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि अगर पूछा जाए तो बक्सर के युद्ध का परिणाम है, ठीक है ना। इस संधि में काफ़ी सारी बातें होंगी। एक तो ये होगा कि बंगाल, बिहार और अवध जो है, इस तीनों पर अंग्रेज़ों के हाथ में अब सत्ता पहुंच चुकी थी। दूसरे नंबर पे शर्तें सुने तो मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड जो था, इसका बोला गया, इसने एक फरमान बताया कि अवध और बंगाल और बिहार जो है, इसका भू राजस्व की वसूली का अधिकार दे दिया अंग्रेज़ों को। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने बोला कि हर साल 26 लाख रुपए की पेंशन जो है वो मैं शाह आलम सेकंड यानी जो मुग़ल बादशाह है उसको दूंगा। ये बात हो गई। याद रखिएगा आगे चल के भी वॉरेन हेस्टिंग्स जब आप पढ़ेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स मेरे भाई, हेस्टिंग्स कब पढ़ेंगे, 1772 साइड। तो 1772 में ये वाली पेंशन जो है ये बंद करवा देता है आके वॉरेन हेस्टिंग्स, बोलता है किसी को पेंशन नहीं मिलेगी भाई, किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। बातों को याद रखिएगा, आगे सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो कड़ा और इलाहाबाद के किले थे वो अवध के नवाब से छीन लिए और किसको दे दिए, मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड को दे दिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब से 50 लाख रुपये का जुर्माना भी मिला। किसको 50 लाख रुपए का जुर्माना दिया है, बोलोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब ने दिया, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें मराठों के आक्रमण की, अगर बात करते हैं तो इनकी स्थिति बंगाल नवाब और अंग्रेज़ों के सहयोग करने की शर्तें भी रखी। इन्होंने बोला कि अगर मराठा कभी आक्रमण करता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही में भैया भारत ने अंग्रेजी साम्राज्यों की स्थापना की बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव, याद होगा आपको रॉबर्ट क्लाइव कौन था, जिसने प्लासी का युद्ध में नेतृत्व किया था, प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था। मीर जाफ़र को क्या बनाया था, नवाब बनाया था। मीर कासिम को किसने नवाब बनाया, इसी ने। तो वही रॉबर्ट क्लाइव है ये। रॉबर्ट क्लाइव मेरे भाई 1742 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क था। क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा, बस थोड़ा सा ही ये ख़राब है। आप चाहो तो मैं इसको यहाँ से ना बता करके जूम करके यहाँ पर मैं समझा देता हूँ भाई, ठीक है। आप अगर चाहो तो मैं इसको यहाँ पर जो है कोशिश करूँगा समझाने की। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक आदमी है, किस नाम का, रॉबर्ट क्लाइव। 1742 में मेरे भैया क्या होगा, एक क्लर्क होगा। 1751 में योग्यता के कारण थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, कैप्टन बना दिया जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध जीतेगा और उसके बाद ये बंगाल का प्रथम नवाब बनाया जाएगा। कौन बनेगा, बंगाल का पहला नवाब बनेगा। इतनी ही बात इसमें लिखी, ज़्यादा नहीं कुछ है, ठीक है। 51 में कैप्टन बनेगा, 57 में बंगाल का गवर्नर बनेगा। नवाब नहीं यार, सॉरी, मैं देखो नवाब और गवर्नर बार बार गलत कर दे रहा हूँ। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। रॉबर्ट क्लाइव बना है गवर्नर। नवाब कौन बना था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, ये सारे नवाब थे। लेकिन ये बनेगा आके सीधे गवर्नर, क्योंकि अब हम गवर्नर और गवर्नर जनरल ही पढ़ेंगे। तो जो अंग्रेज आया था वो गवर्नर बना था। अब सुनो, अब आ गया ये देखो वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि पेंशन अभी ये बंद करवा देगा। 1772 में ये आएगा, बंगाल का गवर्नर पहले बनेगा। उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ये बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये अलग से पूछा जाता है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी याद रखिएगा। ये पिट्स इंडिया एक्ट भी पूछा जाता है कि कब आया, तो 1784 में। याद रखिएगा जो मैं अलग से लिख रहा हूँ, पॉइंट आपसे कंफर्म पूछे जाएंगे। 1772 में आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात लिखी थी कि जो बंगाल का गवर्नर होता था अभी तक, जो ये बंगाल का गवर्नर होता था, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। कौन बन जाएगा, गवर्नर जनरल बन जाएगा। और यही एक बात और आएगी, आप आगे पढ़ोगे, 1833 का एक चार्टर एक्ट आएगा, जिसमें ये होगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। कि अभी तक जो बंगाल में केवल गवर्नर जनरल है, वो पूरे भारत में गवर्नर जनरल कब बनेगा, तो बोलोगे ये 1833 के चार्टर एक्ट में बोला जाएगा। और 1773 के चार्टर एक्ट में ये बात बोली जाएगी कि अभी जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, गवर्नर जनरल बन जाएगा। और अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। दूसरा कौन बनेगा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बनेगा। और अगर पूछा जाए कि बताओ पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो गवर्नर जनरल पहला कौन बना मेरे भाई, देखो ध्यान से, पहला कौन बना, ये वॉरेन हेस्टिंग्स।
रॉबर्ट क्लाइव, जल्दबाजी में मत बोलना, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो पहला गवर्नर बना था मेरे भाई बंगाल का, ठीक है। बातें पूरी समझ में आ रही। कितने सन बताए हैं भैया, गिनती के कुछ मैंने सन बताए तुमको, 1784, 1773, 1833, बात खत्म हो गई। इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले भैया एक 1741 पढ़ा, एक 1751 पढ़ा, एक 1757 पढ़ा। तो हमें 1757 वाला बस याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बनेगा, बस। अब तुम बोलो कि भैया ये रॉबर्ट क्लाइव कैप्टन बन गया, फिर ये रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क था, तुमसे कौन पूछ रहा है, क्यों बता रहे हो तुम ये? तुमसे जब पूछी नहीं जाएगी, मैंने तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, तुम सारी थोड़ी ना पढ़ोगे। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ बस उतना पढ़ो तुम, इतने में तुम्हारा होने वाला है कल्याण भाई, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो सिफारिश थी, इनके आदेश से द्वैध शासन बंद किया गया। द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया पूछा जाए तो इससे पहले कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। थोड़ा सा द्वैध शासन के बारे में जान लो। द्वैध शासन में पूरा का पूरा शासन किसके नाम पे चलेगा, गवर्नर के नाम पे। जैसे मान लो एक ये होता है कि जैसे पूरा का पूरा केस आप पे लगना है और मर्डर आपका दोस्त एक है वो कर दे रहा है, तो आप पछताओगे ना आगे चल के कि यार मैं किसके चक्कर में फंस गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि पूरा का पूरा काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और पूरी की पूरी टोपी किस पे आ रही है, वो आ रही है गवर्नर के ऊपर, तो इसको बोलते हैं तो द्वैध शासन। इसके चक्कर में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर इतनी ज़्यादा टोपी आ चुकी थी मेरे भाई कि बोला जाता है कि 1774 में इसने जो है अपने आप को जो है ख़त्म कर लिया, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो 1774 में, क्योंकि वो वर्ड मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो कुछ दिक्कतें होती हैं यूट्यूब पे वो वर्ड्स बोलने में, तो उसने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। अब आप समझ सकते हो क्या वर्ड है वो, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे अगर हम बात करते हैं इसके प्रमुख कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बातों को याद रखिएगा, इन बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखिएगा। 1772 में क्या करेगा, फौजदारी दीवानी के लिए अदालत बनवाएगा। सबसे पहले 1774 में अगर पूछा जाए बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय कौन बनवाता है, सर्वोच्च न्यायालय मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स बनवाएगा। एक ये सन और एक ये सन, ये दो सन आपके दिमाग में होने चाहिए, जिसमें आपको याद होगा ये दोनों के दोनों सन सेकंड सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसमें मदरसा वाला चैप्टर आपको याद है, जब हम लोग मदरसा पढ़ते थे, मकतब पढ़ते थे, तब मैंने आपको बताया पहला मदरसा मुस्लिम मदरसा शिक्षा के लिए किसने बनवाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था 1781 ईस्वी में, याद है। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कौन करवाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये दो सन बस याद रखो। 1772 में मुगल सम्राट को पेंशन जो ये 26 लाख मिलती थी बंद करवा देगा। पूछा जाए 26 लाख पेंशन इसको मिलती क्यों थी, आप बोलोगे इलाहाबाद की संधि में ये बात हुई थी, पढ़ी थी भी थोड़ी देर पहले। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, द्वैध प्रशासन प्रणाली इसने ख़त्म करा दी है। 1772 में स्टार्ट हुई, किसके समय थी ये, रॉबर्ट क्लाइव के समय स्टार्ट हुआ था, और बंद किसने करवा दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। एक बार रॉबर्ट हेस्टिंग्स बताओ भैया ध्यान से, कौन कौन से सन से याद रखने हैं, 1773, 1784, फिर भैया जल्दी से बोलो, एक 1774, फिर भैया 1781, फिर भैया 1773, 1784, 1774, 1781 और बस, और तो कुछ करना ही नहीं ना हम लोगों को, इतने वाले याद करने हैं। इसमें क्या किया, इसमें भैया एक एक्ट आया जिसके हिसाब से क्या बातें बोलेंगे, इसके हिसाब से ये बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये कौन सा था मेरे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें आया। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की कलकत्ता में, और 1781 में मेरे भाई पहला मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना की किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बात याद रहेगी, एक बार जल्दी से बोलो तेज़ी से कि यस सर, याद रहेगी, यस बढ़िया, पूरी तरीके से बात कन्फर्म हो गई। बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसी ने की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला कौन है, इसका जनक कौन है पूछा जाए तो बोलोगे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। पुलिस के लिए इसने बहुत सारे काम किए, इसलिए आपको याद रखना है कि इसको बोला जाता है सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इस बात को भी नहीं आप भूलोगे, ये भी इंपॉर्टेंट में है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप बोलोगे जमींदारों के साथ जो पुलिस अधिकारी घूमते थे ना जब कर वसूलने के लिए, इसने बोला कि यार सबके सब पुलिस हटो, जमींदारों को अकेले घूमने दो, ये कर मांगे मारे जाए, इनकी टेंशन है, तुम लोग हट जाओ इनके साथ। तो सारे पुलिस वालों को हटा दिया गया जमींदार के साथ में, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, बता दिया मैंने आपको। कॉर्नवालिस के मेरे भाई आपको याद रखना 2 बार जब गवर्नर बना था, लेकिन सेकंड राउंड में ये नहीं चला था। 1885 में आया था, दिन इसकी मृत्यु हो गई थी यहीं गाजीपुर में अपने इंडिया में ही, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखो, ना याद रखो छोड़ दो, इस वाली लाइन को कोई ज़रूरत नहीं है। आगे याद रखिएगा
तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध इसके समय जो होता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि पे हस्ताक्षर कौन करता है? तो भैया यही करता। पूछा जाए श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किस गवर्नर ने किए? गवर्नर जनरल ने किया। आप क्या बोलोगे भैया? कॉर्नवालिस ने किए, याद रखोगे। स्थायी राजस्व बंदोबस्त की इसने स्थापना जो की थी, उसके हिसाब से अगर किसी जमींदार के यहाँ 100% राशन होता है, 100% उपज होती है, तो उस भू राजस्व का 90% तो भाग कंपनी ले लेगी और 10% केवल उसके खुद के पास रहेगा। यानी 90% चीज़ें कंपनी उससे ले लेगी, 10% में उसको अपना चलाना है पूरा पालन पोषण। तो इस तरीके को हम क्या बोलते थे? स्थायी राजस्व बंदोबस्त बोलते थे। आगे अगर हम बात करें तो इसका देखो मैंने लिखा, गाजीपुर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1805 ईस्वी में। याद रखोगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके याद रहेगा। देन हम बात करेंगे किसकी? लॉर्ड वेलेजली की। किसकी बात करेंगे? लॉर्ड वेलेजली। मैंने आपको एक समय स्टार्टिंग में बताया होगा कि हम एक फ्रांसीसी गवर्नर पढ़ रहे थे जिसका नाम था डुप्ले। याद है कितने लोगों को? जल्दी से बताओ एक बार। डुप्ले का नाम कितने लोगों को याद है? लगभग सबको याद है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की। तो लॉर्ड वेलेजली को हम सहायक संधि का जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? जनक। लेकिन सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाता है तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि की थी, लेकिन जनक किसे मानेंगे? लॉर्ड वेलेजली को। इसके समय भैया चतुर्थ मैसूर युद्ध होगा और 1799 में टीपू सुल्तान जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। ये बात भी आपको याद रखनी है। सहायक संधि पर इसने हस्ताक्षर जब किए तो भैया किन 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 राज्यों के नवाबों ने हस्ताक्षर किए? याद रखिएगा। 1798 में हैदराबाद के निजाम ने, 1801 में अवध के नवाब ने और 1802 में बाजीराव सेकंड ने हस्ताक्षर किए। साथ ही साथ अगर हम बात करें बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? पूछा जा सकता है। लॉर्ड वेलेजली को ही बंगाल का शेर भी कहा जाता है। इससे ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में याद नहीं रखनी। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी खत्म हो गई। जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो एक बार। बोलोगे बात खत्म भैया? अब बेटा मैं इतनी जल्दी करवाऊंगा कि ये सब टेंशन में आ जाएंगे सारे टीचर की, ये क्या हो रहा है। ये मुझे अपना व्यूज़ नहीं बढ़ाना, मुझे अपना ना टाइम में बढ़ाना है। मेरा सीधा सीधा है, समझ में आना चाहिए तुम्हारे। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं। 1828 से 35 टाइम पीरियड, कोई ज़रूरत नहीं पूछा जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, क्योंकि 1833 में क्या आया था? एक चार्टर एक्ट। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1833 में एक चार्टर एक्ट आया जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। याद आ गया? और वही मेरे भाई बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल इसमें कहा जाने लगा। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ये भी मैंने आपको बताया था। पहली बार ये किसके समय लगा था? पहला गवर्नर जनरल भारत का बंगाल का कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। याद है? पीछे बताया मैंने अभी आपको। फिर 1784 का मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट बताया। पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें मन में रखो अपने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भैया 73 वाले द्वारा क्या हुआ था? 73 वाले के द्वारा भैया ये हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखोगे बढ़िया तरीके से? चलो ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये वाली लाइन है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भैया राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर के विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने सती प्रथा को बंद करा दिया था 1829 ईस्वी में। ये सन याद रखिएगा 1829 का। क्यों याद रखना है भैया? सती प्रथा का अंत पूछा जाता है कि कब हुआ, तो आप बोलोगे 1829 में हुआ। ठगी प्रथा का अंत भी मेरे भाई इन्हीं लोगों के समय होता है, बेंटिक के समय होता है। 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना फोर्ट विलियम में होती है। वो कौन करवाता है मेरे भाई? वो भी मेरे भाई यही करवाते हैं, विलियम बेंटिक। साथ ही साथ बात करें मानव बलि जो होती थी, लोगों के लिए बलि दी जाती है, कन्यावध, इन सब की हत्या पर रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के इंपॉर्टेंट काम में हमें कौन सा याद रखना है? एक हमें 1829 याद रखना है। सती प्रथा का अंत किसके साथ मिलकर के कर दिया? आप बोलोगे राजा राम मोहन राय के साथ में मिलके। भैया दूसरा हमको 1835 का जो याद रखना है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? इसी ने करवाई। भैया हमको याद रखना है 1781 में मदरसा की स्थापना करवाने वाला, जल्दी से याद करो, वॉरेन हेस्टिंग्स था। भैया 1773, 1784, 1700 जो है मेरे भाई कौन सा? 1773, 1784, 1781, बस 1800 था बाकी एक कौन सा था भैया? 1833। ये किसके समय है? ये भैया दोनों के समय, बेंटिक के समय। हमें याद रखना है इसको, क्योंकि इसी के टाइम पे तो ये पहला भारत का गवर्नर जनरल बना है। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का भी क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। याद रखना, पूरी बातें रिवीजन करवा दी हैं। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अंतिम। क्लास ख़त्म भाई क्या ही कौन करवाएगा, 30 मिनट में पूरी क्लास खत्म करा दी। पहले वाली तब भी 55 मिनट की थी, अब दो तुम लोग क्या कर पाओगे। प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं। इसने उप गवर्नर की नियुक्तियां करवाई। सैन्य सुधार में पता है इसने क्या करवाया था? एक तो इसने जो तोप खाने थे वो पहले कलकत्ता में तोप खानों के लिए वो बना हुआ था हेडक्वार्टर, इसने वहाँ से उठा करके इसको मेरठ में बनवाया।
मेरठ में बनवाया। दूसरे नंबर पे इसने स्थायी सेना का एक मुख्यालय बनवाया शिमला में, एक मुख्यालय बनवाया शिमला में। सेना में इसने भारतीयों की जो संख्या होती थी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि तुम्हें एक बार पढ़ो समझ में आ जाए, भारतीयों की संख्या जो थी उसको कम करवाया। इसने कहा भारतीय ज़्यादा नहीं रहेंगे यार सेना में, अंग्रेज ज़्यादा रखो, भारतीयों की संख्या क्या करो, कम कर दो। इतनी बातें याद हो गई। ये वही लॉर्ड डलहौजी है मेरे भाई, जिसने व्यापक सिद्धांत एक नीति चलाई। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ, अगर इसमें होना चाहिए यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आपके सिलेबस में फिर यानी नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना है उतना पढ़ेंगे। शैक्षिक सुधार के लिए इसने क्या किया? चार्ल्स वुड द्वारा जो 1854 में आपने पिछले साल पढ़ा होगा, वुड का घोषणा पत्र जैसे हम लोग बोलते थे, वो वुड डिस्पैच, याद है ना आपको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष उस समय कौन था? बोलोगे भैया चार्ल्स वुड था। तो इसके अकॉर्डिंग शैक्षिक सुधार में इसने बोला कि जो कलकत्ता और मद्रास और बम्बई हैं, इन तीनों जगहों पे लंदन जो विश्वविद्यालय है, लंदन का उस समय ब्रिटेन का जो विश्वविद्यालय था, उसी के हिसाब का एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए सिफारिश की, उसी के तरीके विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश की। जल्दी से बताओ, इतनी बात एकदम कन्फर्म है सबकी? हाँ या ना? एक बार एक सांस में, एक साथ, एक जोर के साथ सब लोग बोलेंगे भाई। हड़प नीति लाने वाला भी यही है, याद रख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, याद रख सकते हो। देखो आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई आपको कंफर्म हो गई ना? बस क्लास को मैं लंबी नहीं करूँगा, सारी बातें समझ में आ गई। अब एक बार मगर तुमसे ये बोलूँ कि कौन कौन सा याद रखने? 1498 याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 1505, 1510 बीजापुर से यूसुफ आदिल शाह से क्या जीता था? गोवा जीता था। किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। भैया 1505 कौन आया था? फ्रांसिस दी अल्मीडा। 1498 कौन आया था? पुर्तगाली। पता अभी तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कौन आया था पहला पुर्तगाली? वास्को डी गामा। भारत आया। कहाँ से उतरा था? कालीकट। सारी बातें दिमाग में रखो बस, ये सारी चीज़ें पता चल चुकी। आगे कौन सा सन पूछा जाएगा? इन सब के बाद आप याद रखना, डायरेक्ट सन अगर पूछा जाएगा तो वो डेट सीधे 31 दिसंबर 1600। एलिजाबेथ ने क्या किया था? साइन घोषणा पत्र पे। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, कि 15 साल तक कोई भी अधिकार करेगा कि कंपनी जो आएगी वो 15 साल के लिए व्यापार कर सकती है भारत में आकर के। 1613 कोठी अंग्रेजों की, 1602 कोठी डचों की। फिर मेरे भाई अब क्या बोलोगे? और कौन सा भैया? फिर सीधे हम 1772 पे जाएंगे, 1754 पे जाएंगे, जो है 1754 नहीं, 1757 पे। 1757 रॉबर्ट क्लाइव आएगा, अपना रहेगा। 1772 में क्यों याद रखना है? क्योंकि इस समय वो जो 26 लाख रुपए वाला था सिस्टम बंद करा दिया था, इसने कहा कि नहीं मिल पाएगा भाई 26 लाख, भूल जाओ तुम। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। क्या आएगा भैया? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जाएगा, अलग से एक सन याद रखना है। भैया एक जरा बताओ मुझे, 1781 क्या बनाया था? जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करो। 1781, आँख बंद करो बस, सोचो भैया। 1781 मदरसा बनाया था। भैया 1774 क्या किया था? सर्वोच्च न्यायालय किसने बनाया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही दीवानी के लिए और फौजदारी के लिए न्यायालय बनाए थे। याद है बात? ये अच्छे से याद है भैया, ये तो भूल ही नहीं सकते, सिंपल बातें थी। भैया और क्या करा था? जल्दी से बताओ। और भैया रुक जाओ एक सेकंड, अभी मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं। आँख बंद की तुमने, फिर सोचा कि भैया ठीक है, और रुक जाओ भैया। डलहौजी वाले सारे काम नहीं हो पाए थे, डलहौजी के तो कुछ काम अभी नीचे बचे हैं यार, डलहौजी वाले। हाँ यार, क्योंकि उसने भी 1854 में हम लोगों ने ट्रेन व्रेन कहाँ पढ़ा है अभी हम। हाँ सॉरी यार, ये तो मैं भूल गया नीचे भी। 1853 ईस्वी में इसने रेल चलाई थी। 1854 ईस्वी में इसने डाक सेवा स्टार्ट की। भारत में पूछा जाए कि पोस्ट ऑफिस सेवा, जो डाक सेवा है, वो किसने स्टार्ट की? या फिर आपसे पूछा जाए बताओ, जो टिकट होती थी भारत में, डाक टिकट है, उस पर मूल्यों का निर्धारण किसके समय हुआ? बोलोगे भैया डलहौजी के टाइम। पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में चलवाई थी। कहाँ से? बम्बई से ठाणे तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे तक। वही मैं कहूँ कि यार कुछ सन हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से मिस हो रहे हैं, ये बढ़िया वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा भैया? 1853 रेल कहाँ से? मुंबई से ठाणे। 1854 एक साल बाद क्या होगा? और रुक जाओ, एक 1829 याद आ गया, सती प्रथा किसने? वेंटिक। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और भैया ये मेरठ से, सॉरी मुंबई में, मुंबई से ठाणे क्या चली थी? रेल। 1853 1854 में डाक सेवा स्टार्ट। डाक सेवा किसने करवाई? डलहौजी, जो है डलहौजी।
तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारा का सारा एक बार पढ़ा दिया और एक बार रिवीजन करवा दिया। इसी के साथ में आप क्लास को 1-2 बार अगर देखेंगे आपको पूरी की पूरी क्लास रट जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखिएगा इसका पहला पार्ट मैंने आपको जो पढ़ाया वो मराठा, मेरा जो फर्स्ट पार्ट था मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, वो मराठा और मुगल वाला जो पार्ट था, मुगल और मराठा, ये वाले पार्ट से आपके लगभग 23 से 24 नंबर के क्वेश्चन जो है इसी से मिल जाएंगे 50 में से, कंफर्म है। वो वाला मैंने आपको एकदम डिटेल्ड पढ़ा दिया है। मुगल में मैंने आपको आई थिंक कोई नहीं बचा होगा, मैंने आपको बाबर भी पढ़ाया है, हुमायूं भी पढ़ाया है, अकबर भी पढ़ाया, जहांगीर भी पढ़ाया, शाहजहां भी पढ़ाया, औरंगजेब भी पढ़ाया, पूरे के पूरे पढ़ा दिए। उनका अंत, उनका पतन, उनका प्रशासन कैसा था, उन समय 9 जो है उनके पूरे के पूरे 9 ग्रह, वो 9 रत्न कौन से थे, 9 रत्न में एक 10वां रत्न जो हमें डिस्टर्ब करता है, हकीम मुकाम पढ़ाते हैं कुछ लोग, तो मैंने आपको उसमें औजियो को भी पढ़ाया है, संत औजियो जो थे उनको पढ़ाया है, हकीम मुकाम को भी पढ़ाया है। साथ ही साथ याद रखेंगे ये वाला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। सेकंड चैप्टर मैंने जो आपको ये करवाया है ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तीसरा मैं आपको इतनी ही स्पीड में करवाऊंगा, लेकिन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, याद रखिएगा लगभग 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन इस वाले से बनेंगे, कन्फर्म बनने वाले हैं, जो पढ़ाऊंगा उन्हीं से बनेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कंप्लीट पॉलिटी एकदम मज़ेदार तरीके से कॉम्पिटिशन लेवल तक की आपको मैं पूरी करवा दूंगा आपके सिलेबस में जितनी दे रखी है। आगे सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ आपने मराठा मुगल देख लिया, आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद पॉलिटी पढ़ ली, उसके बाद आपके में अर्थव्यवस्था है, उसमें हमें सारे के सारे जो भी पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, कैगा कहाँ बना, भिलाई कहाँ बना, और जो है ये परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ बने, ये सारी चीज़ें जो भी हैं मैं आपको वो सारी करवाऊँगा। देन हम लोग लास्ट में अंत में जब आएंगे तब हम यहाँ पर बात करेंगे एक दिन बजट और एक क्लास जियोग्राफी की। इतना सिलेबस है मेरे भाई आपका, तो 1 क्लास, 2 क्लास, 3, 4, 5, 6 क्लासों से कम में अगर आपको कोई भी करवा रहा है, आप मान के चलो सिर्फ आपको गोली दे रहा है भाई, वो सिर्फ आपसे बोल रहा है कि मैराथन है, मैराथन है, कोई मैराथन नहीं है। मैराथन वो होती है जिसको पढ़ने के बाद मुझसे क्वेश्चन फंसे ना, मुझसे क्वेश्चन ऐसा ना फंसे कि मुझे आ नहीं रहा, और ऐसा फंसे कि जो पढ़ा है वही आ रहा है। 2 तरीके के फंसने होते हैं, तो सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला दोनों तरीके क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। आप देखिएगा भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा जो इससे नहीं होगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो आपको पढ़ा इससे और आपका फंस जाए। दोनों बातों को अलग अलग तरीके से लीजिएगा। हिंदी के स्टूडेंट है, अच्छा आपका नॉलेज है कैसे इसको समझना है। चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखें वो लोग, अगर ये वीडियो भी मेरी कुछ भी करके गलत हो गई, मैं रात में 2 बजे फिर से शूट कर दूंगा, मैं फ्री बैठा हूँ भाई। चलो ठीक है, बाय बाय।